तो अब ये बात साफ हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम यानी सीज फायर की मियाद को क्यों बढ़ाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर। मगर बड़ा सवाल, क्या इनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप नौसेना नाकेबंदी यानी हॉर्मूज की नाकेबंदी को भी खत्म करेंगे? क्योंकि अब इस पूरे मामले में बात जो आकर अटक गई है वो है हॉर्मूज की नाकेबंदी, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं होगा हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, ईरान कई शर्तें रख रहा था। अब यह साफ होता जा रहा है कि अब एक ही मुद्दा है, वो है हॉर्मूज में ईरानी बंदरगाहों का नेवल ब्लॉकेड, हॉर्मूज में उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी। आपके सामने दोस्तों ये हैं संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत आमिर सईद इरावनी। ईरान के यूएन में राजदूत आमिर सईद इरावनी ने ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के ऐलान पर जवाब देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका अपनी नेवल नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में नहीं बैठेगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत। Mr. Ambassador, what are you hearing about talks and the extension of the ceasefire? You know that the naval blockade of the United States, it is violation of the ceasefire. And we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it. And as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. So they won't take place until the blockade is lifted? Yeah. Ambassador Ravani, J.D. Vance has paused his trip to Islamabad. Does this mean that talks are not going to happen? I am not sure about that. I have no information, but we said that it is a condition that at first they should break the blockade, and after that the next round of the negotiation will take place. अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आपके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गतिरोध क्यों है, मगर डोनाल्ड ट्रंप उसे ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, मैं हॉर्मूज की नाकेबंदी को खत्म नहीं करूंगा क्योंकि इससे रोजाना ईरान को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो पोस्ट किया है इससे ये बात साबित हो जाती है। गौर फरमाएं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान नहीं चाहता कि हॉर्मूज जल डमरू मद बंद हो, वो चाहते हैं ये खुला रहे ताकि वो रोज $500 मिलियन कमा सकें। यानी अगर ये बंद है तो उतना नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इसे बंद करना है क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, सर ईरान तुरंत हॉर्मूज स्ट्रेट खोलना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ कभी भी कोई डील नहीं हो पाएगी जब तक हम उनके बाकी देश को उड़ाना दें, उनके नेताओं समेत। यानी कि यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं, उनका $500 मिलियन का ब्लैकमेल और अंत में जाकर एक बार फिर वो ईरानी सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि बातचीत से पहले उनके क्या तेवर है। मगर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अड़चन सिर्फ एक है, गतिरोध सिर्फ एक है, वो है नौसेना की नाकेबंदी। मगर ट्रंप इसे समझ नहीं रहे हैं। अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान यहां पर बड़ा किरदार निभाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर में बताता फिर रहा है कि देखिए हम वर्ल्ड लीडर्स साबित हुए हैं, हम ये बातचीत करवा रहे हैं। मगर हकीकत ये है, अगर आप अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन को सुने तो मेहदी हसन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ और नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिकी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है। उनके शब्दों में पाकिस्तान इज सकिंग अप टू अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। हालांकि ये बात भी साफ है, इस बार जो युद्ध विराम बढ़ा है उसमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का बहुत बड़ा किरदार है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की तरफ जो उन्होंने दिया। ईरान की सरकार अभी काफ़ी बटी हुई है, जो उम्मीद के मुताबिक ही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर हमसे ईरान पर हमला रोकने को कहा गया,
जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि मिलकर एक संयुक्त यानी जॉइंट प्रपोजल नहीं दे देते। इसलिए मैंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि नाकेबंदी जारी रखी जाए और बाकी सभी मामलों में पूरी तरह तैयार रहें। साथ ही मैं सीज फायर को तब तक बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव नहीं आ जाता और बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती। मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि भाई हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि हम एक ताकत की स्थिति में अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका किस जीत की बात कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपके सामने प्रेस टेलीविजन का एक निहायत ही दिलचस्प लेख पेश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि IRGC ने ताजा चेतावनी क्या दी है। आपके स्क्रीन पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि वो किसी भी नए हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है तो दुश्मन की बची हुई ताकतों पर कुचल देने वाले हमले करेंगे, ऐसा मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया गया है। और दुनिया समझ रही है कि मामला इधर का उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए इस वक्त क्या है, हॉर्मूज जो है वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अब सोचिए अगर किसी गलत फहमी से हॉर्मूज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये पूरा का पूरा सीजफायर धरा का धरा रह जाएगा। आज सुबह मैंने आपको बताया था, एक पूर्व CIA एनालिस्ट का कहना था कि ट्रंप ईरान के मुद्दे पर न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे, मगर जनरल डैन केन ने ऐसा करने से मना कर दिया। हम ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं अगर उस CIA एनालिस्ट की माने, और यही वजह है कि चाइना इस मुद्दे पर चिंतित है और चेतावनी दे रहा है। गौर फरमाएं चाइना ने क्या कहा है। चीन ने चेतावनी दी है कि मिडल ईस्ट की स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए ज्यादा समय देने के लिए सीज फायर बढ़ा दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालात अब युद्ध और शांति के बीच अहम मोड़ पर हैं और सबसे जरूरी है कि किसी भी तरह से फिर से लड़ाई शुरू होने से रोका जाए। आपको समझना पड़ेगा, अगर हम उस बहस को एक तरफ रखें कि इस पूरे मुद्दे में कौन सही है कौन गलत, कौन वाजिब है कौन गैर वाजिब, कौन जायज़ कौन नाजायज़, आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में से कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक मिड टर्म इलेक्शन है और उन्हें खुद को एक स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर साबित करना है अपने मैगा समर्थकों को। हालांकि ये बात साफ है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, उनके दाएं हाथ को नहीं पता उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। इस आदमी का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, इसकी कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नहीं है। इसीलिए एक तरफ कभी ये कहता है कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा और फिर अचानक वो सीजफायर भी बढ़ा देते हैं। मगर ईरान पूरी तरह से फोकस्ड है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन के एक बहुत ही दिलचस्प एडिटोरियल की तरफ। क्या कहता है एडिटोरियल, गौर फरमाएं। नेवर अगेन व्हाई ईरान डिनाइज कंसेशंस एंड नेगोशिएट्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस लेख में कहा गया है कि ईरान कभी भी अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त वो एक ताकत भरी स्थिति में है और दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। अब मैं आपको प्रेस टेलीविजन का वो लेख पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। गौर फरमाएं। जैसे ही 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होने के करीब है और अगली बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है, तेहरान ने युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक साफ रणनीति सामने रखी है। वो सिर्फ ताकत के हालात से बातचीत करेगा, यानी कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करेगा। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ईरान खुद को युद्ध का विजेता मानता है और विजेता ही शर्तें तय करता है। अ विक्टर डिसाइड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस। अमेरिका बड़े बड़े मकसद लेकर इस युद्ध में आया था, रेजीम चेंज से लेकर ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को खत्म करने तक, लेकिन वो इनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा ईरान ने न सिर्फ 40 दिन के जबरदस्त हमलों को झेला, बल्कि और ज्यादा मजबूत, एकजुट और अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने में और सक्षम यानी काबिल बनकर सामने आया है। और दोस्तों, इस लेख में ईरान की इस जीत के पीछे 4 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। 4 चीजों को पेश किया जा रहा है और वो 4 चीजें क्या है, गौर फरमाएं। नंबर 1, हॉर्मूज स्ट्रेट पर रणनीतिक नियंत्रण।
एक ऐसा ताकतवर साधन जिससे ईरान वैश्विक ऊर्जा ट्रैफिक को प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, लाखों लोगों का समर्थन, हर रात सड़कों पर लोगों की मौजूदगी जो सरकार और सेना के लिए मजबूत जन समर्थन दिखाती है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपके स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं खुर्रम शहर 4 मिसाइल का मुजाहिरा, उसका प्रदर्शन ईरान में हुआ और जनता वहां तालियां, सीटियां और हौसला अफजाई कर रही थी ईरानी सेना की। नंबर 3, प्रभावी सैन्य ताकत, बड़े कमांडरों की हत्या के बावजूद ईरान ने सटीक और सफल जवाबी हमले किए। और चौथा, दुनिया की राय। अब दुनिया ईरान को सही और न्याय के पक्ष में खड़ा देख रही है, जबकि अमेरिका और इस्राइल को आतंकी शासन के तौर पर देखा जा रहा है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने। अब आप मुझे बताइए, ऐसे हालात में ईरान किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस बार जो दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई, यानी शुरू ही नहीं हो पाई, वो भी कहीं ना कहीं ईरान की जिद है, उसकी जीत है। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपना डेलीगेशन ही नहीं भेजा। ट्रंप लगातार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से बात कर रहे थे कि भाई हम जेडी वैंस को भेजें कि ना भेजें, जैरेड कुशनर को भेजें ना भेजें, स्टीव विटकॉफ को भेजें या ना भेजें। क्या ईरान आएगा? क्या ईरान इन शर्तों पर जो है राजी होगा? ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि आप नाकेबंदी हटाइए, हम मेज पर आ जाएंगे। अब ट्रंप को ऐसे हालात बनाने हैं कि वो लूजर ना दिखाई दें। और यहां पर पाकिस्तान जो है वो पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से दोनों बातचीत के मेज पर आ जाएं। मगर जहां तक पाकिस्तान की बात है, यकीनन पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड स्टैंडिंग बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान भी विश्व गुरु बनना चाहता है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, अगर आप इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, दूरगामी परिणाम की बात करें, तो हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका के वैसल स्टेट के तौर पर स्थापित कर रहा है। जी हां, यानी कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के एक सैटेलाइट के तौर पर बनता जा रहा है। और मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए आपके सामने 2 सबूत रखना चाहता हूं। मुझे बताइए दोस्तों, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत कौन से देश कर रहे थे? इस्राइल, यानी नेतन्याहू, इंसानियत का दुश्मन। और दूसरा कौन था? शहबाज शरीफ। इससे क्या पता चलता है कि हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान अपनी सामरिक हैसियत की ऐसी तैसी कर रहा है। पहला सबूत तो यह हुआ। दूसरा, पाकिस्तान का जो अपना क्रिप्टो सिस्टम है, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के क्रिप्टो सिस्टम में उसने ट्रंप के परिवार, उनके जो परिवार से जुड़ा इंडस्ट्रियल समूह है, उसके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यह बात अब मैं आपको सरल लहजे में समझाना चाहता हूं, गौर फरमाएं। एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, यानी WLF। यह ट्रंप के बेटों और दामाद से जुड़ी क्रिप्टो फिनटेक कंपनी है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, यानी सरकार से जुड़ी बॉडी, और एक पार्टनर कंपनी SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। अब इनके बीच में डील हो गई है। और डील क्या है? पाकिस्तान ने WLF से जुड़ी कंपनी के साथ समझौता किया। इसमें उनका USD1 स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करने की बात हो रही है। इसका उपयोग होगा इंटरनेशनल पेमेंट्स, यानी विदेश से पैसे भेजना, डिजिटल फाइनेंस सिस्टम से जोड़ना। मतलब पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रंप फैमिली को क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में एंट्री दे रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका का साइकोफिंट बनता जा रहा है। और मैंने कहा यह पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। पहली बात, आप यह कहते हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले, फिर आप उनके साथ एक क्रिप्टो डील करते हैं। और यह डील अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, यह डील है ट्रंप के इंडस्ट्रियल समूह के साथ, उसके परिवार के साथ। यानी कि पाकिस्तान एक कदम और आगे चला गया। उसने अमेरिकी सरकार के साथ डील नहीं की, उसने ट्रंप के परिवार के साथ डील की। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर उसे मनाने और यह बतलाने कि साहब हम आपके वफादार हैं। और जैसे मैंने कहा,
ये किसी भी देश के लिए सही नहीं हो सकता, खासतौर से तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो व्यक्ति जिसका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, वो व्यक्ति जिसकी लेगेसी, जिसकी विरासत खराब होगी, वो व्यक्ति जिसे इतिहास में एक नायक नहीं बल्कि खलनायक के तौर पर याद रखा जाएगा। इनफैक्ट ताज्जुब नहीं होगा अगर उनका हंसी मजाक भी उड़ाया जाएगा। और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं। मैंने कई बार इस मंच पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आलोचना की है इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तौहीन करते हैं और वो खामोश रहते हैं, और उस मुद्दे को लेकर मैं उन्हें क्रिटिसाइज करता रहूँगा। मगर भारत की ख़ास बात यह है, यही कहा जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार की ख़ास बात यह है कि उन्होंने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात नहीं की। हालांकि उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर मैं लगातार उनकी आलोचना करता रहा हूँ। नंबर 1, ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना पे फुल स्टॉप लगा देना। नंबर 2, जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई तो उस पर खामोश रहना। जब इंडियन ओशन में एक निहत्ते नौसेना जहाज को अमेरिका ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया, एक ईरानी नौसेना जहाज को, उस पर भी खामोश बने रहना। और ये सही नहीं है, ये एक देश की विरासत के लिए सही नहीं है। क्योंकि मैं ये जो बात कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान भी, इन्हें अपनी विरासत, अपनी लेगेसी और इतिहास में इनके नेता किस तरह से याद किए जाएंगे उसको लेकर चिंतित होनी चाहिए। मगर यहां पर साफ तौर पर एक किस्म की साइकोफेंसी, एक सेल्फिशनेस दिखाई देता है, जो आने वाले वक्त में, यानी कि अगर हम इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।